फिल्म क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हांगकांग में शुरू होती है, जो पिछले 20 वर्षों की सबसे भारी बारिश से त्रस्त है। लेकिन क्वी चुंग पब्लिक लेबोरेटरी में हमेशा की तरह काम चल रहा है, जहां फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट निक चुंग अपने काम में तल्लीन है। वो एक मोटे आदमी की लाश पर काम कर रहा है, जिसकी पत्नी पर वर्तमान में उसकी हत्या करने की जांच चल रही है। निक के अलावा लैब टेक्नीशियन ली क्वांग और एक सुरक्षा गार्ड, जिसे वे प्यार से अंकल किंग कहते हैं, भी इमारत में मौजूद है। थोड़ी देर बाद ली फोरेंसिक लैब में निक से जुड़ता है, जहां बाद वाला मोटे आदमी का मामला निपटा रहा है। मृत्यु का कारण अवरुद्ध धमनी के कारण हृदय गति रुकना बताया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आदमी की पत्नी को दोष मुक्त होने में मदद करेगी। इस बीच अंकल किंग अपने अस्थमा पंप से सांस लेते हैं और सुरक्षा स्क्रीन के सामने अपनी सीट ले लेते हैं। इन लोगों को बिना बताए 3 बदमाश पुलिसकर्मी रिची, हेरोड और गे लैब के ठीक सामने एक कार में बैठे हैं। ये लोग हाल ही में एक ड्रग डील में शामिल थे, जिसमें रिची ने एक शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड की प्रेमिका को गोली मार दी थी। वे उसके शव से एक गोली निकालना चाहते हैं ताकि कोई उन्हें हत्या में फंसा न सके। वे तब जल्दी से वाहन से उतरते हैं और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की कनेक्शन लाइनें काट देते हैं। अंकल किंग उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके सामने की स्क्रीन अचानक खाली हो जाती है। उन्हें यह जानने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता कि क्यों, क्योंकि क्रिसमस मास्क पहने 3 बदमाश पुलिसकर्मी बंदूकें ताने हुए अंदर घुसते हैं। वे उन्हें बंधक बनाते हैं, उनका सेल फोन ले जाते हैं और इमारत के लिए लैंडलाइन के साथ साथ इंटरनेट कनेक्शन भी काट देते हैं। वे तब अंकल किंग को उस लैब में ले जाने के लिए मजबूर करते हैं, जहां निक और ली पहले से ही रात का अपना दूसरा मामला शुरू कर चुके हैं। जल्द ही घुसपैठिए डॉक्टर और लैब सहायक को उनके सेल फोन सौंपने के लिए मजबूर करते हैं। रिची, जो स्पष्ट रूप से गिरोह का नेता है, यात्रा का अपना उद्देश्य बताता है। वो पूछता है कि क्या मुर्दाघर को कल रात एनी चांग नाम की एक युवती की लाश मिली थी। डॉक्टर कहते हैं कि मिली थी, और रिची तुरंत पूछता है कि क्या उन्होंने उसका ऑटोप्सी या एक्सरे किया है। जवाब में डॉक्टर कहते हैं कि उन्होंने नहीं किया, जिससे पता चलता है कि उसकी मौत का फोरेंसिक विवरण अभी भी लैब के डेटाबेस में दर्ज नहीं है। अचानक हेरोड ने अंकल किंग को अपने कोट के नीचे चुपके से मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए देखा। वो तुरंत फोन छीन लेता है और सुरक्षा गार्ड की बाह मरोड़ देता है। रिची तब सभी को चेतावनी देता है कि अगर वे जिंदा बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके निर्देशों का पालन करें। वो हेरोड को लैब सहायक पर कड़ी नजर रखने के लिए भी कहता है। जे को तब डॉक्टर के साथ जाने और एनी के शरीर से गोली लाने का आदेश दिया जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर और जे मुर्दाघर पहुंचते हैं, जहां फोरेंसिक परीक्षण के लिए सैकड़ों शव रखे जाते हैं। निक देखता है कि जे लाशों के आसपास बहुत असहज है। वो जानता है कि गोली एक महत्वपूर्ण सबूत है जो हत्यारों को फंसाने में मदद कर सकती है। इसलिए वो जो कर रहा है उसे भयानक विस्तार से बताना शुरू कर देता है, जिससे जे घृणा से पीछे हट जाता है। ठग को ये एहसास नहीं होता कि डॉक्टर सिर्फ एक लाश पर ऑटोप्सी करने का नाटक कर रहा है, जिसे उसने पहले ही जांच लिया था। निक तब शरीर से एक गोली निकालता है और उसे जे को सौंप देता है, जो कुछ फीट दूर खड़ा है। जो चाहा वो मिलने के बाद ठग निक, ली और अंकल किंग को मुर्दाघर में बंद कर देते हैं। इस तरह तीनों धीरे धीरे ठंड से मर जाएंगे और ये सब एक दुर्घटना जैसा लगेगा। वे लैब छोड़ देते हैं और पास के हार्बर में गोली ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी चलाते हैं। इस बीच निक एनी चिन की असली लाश ढूंढता है और उसकी पसली पिंजरे के नीचे फंसी गोली को निकालता है। जहां तीनों बदमाश पुलिसकर्मी हार्बर पहुंचते हैं, पता चलता है कि जे और हेरोड भाई है, जबकि रिची उनके सीनियर अधिकारी है। भाई बेहद खुश है और जल्दी से कार से उतरकर आपस में बातें करते हैं। जे मुर्दाघर में जो हुआ उसे बता रहा है, ये बताते हुए कि उसने घृणा के कारण लड़की का चेहरा कभी नहीं देखा। ये सुनकर रिची उस गोली को देखने की मांग करता है जो डॉक्टर ने उसे सौंपी थी। उसके डर सच हो जाते हैं जब वो देखता है कि नमूना एक खोखली नोक वाली गोली है, जो उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गोला बारूद से पूरी तरह अलग है। इससे बदमाशों को एहसास होता है कि उन्हें धोखा दिया गया है और वे जल्दी से लैब में वापस चले जाते हैं। निक ऐसे आपात स्थितियों के लिए रखी एक लीवर का उपयोग करके मुर्दाघर का दरवाजा खोलता है। फिर वो एनी के रिकॉर्ड के लिए लैब के कंप्यूटरों की जांच करता है। डॉक्टर को पता चलता है कि वो एक ड्रग डील के दौरान हुई गोलीबारी में मारी गई थी, जो बुरी तरह विफल रही थी। काफी संदिग्ध रूप से सौदे में इस्तेमाल की गई नकदी अभी भी गायब है। इस बीच ली अंकल किंग के इनहेलर की तलाश कर रही है, जब वो 3 बदमाशों को लैब के सामने के दरवाजे पर पहुंचते हुए देखती है। इससे वो घबरा जाती है और जल्दी से अंदर भागकर दूसरों को सूचित करती है। लगभग तुरंत ही निक, ली और अंकल किंग अपने पीछा करने वालों से भाग जाते हैं। वे पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने वाले गेट तक पहुंच जाते हैं। यहीं पर उनकी किस्मत साथ नहीं देती, क्योंकि गेट बंद होता है और चाबी अभी भी रिसेप्शन में होती है। उनके पास भागने का केवल एक ही रास्ता है, उस पर कूदकर। दुर्भाग्य से अंकल किंग का घायल हाथ उन्हें धीमा कर देता है और बदमाश जल्द ही उन तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद प्रयोगशाला के कर्मचारियों को वापस अंदर ले जाया जाता है, जहां रिची अंकल किंग के सिर में गोली मार देता है। क्रोधित निक रिची पर झपटता है और दोनों आदमी आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन एक स्पष्ट परिणाम में ठग डॉक्टर को बुरी तरह पीटता है, फिर ली के चेहरे पर प्रहार करता है। वो और नुकसान करने ही वाला होता है
कि अचानक पास का एक इंटरकॉम डिवाइस बजने लगता है। पता चलता है कि हांगकांग फ्यूनल होम का एक कर्मचारी किट मृत शरीरों को लेने आया है, जिनकी ऑटोप्सी पूरी हो चुकी है। निक कहता है कि अगर वे उसे अंदर नहीं आने देंगे तो किट अपने बॉस को फोन करेगा और कहेगा कि उसे लैब से कोई शव नहीं मिला। इससे केवल संदेह बढ़ेगा और जल्द ही कई अधिकारी ये देखने के लिए आ जाएंगे कि क्या हो रहा है। इसके कुछ देर बाद रिची अपने आदमियों को निर्देश देता है ताकि सब कुछ सामान्य लगे। हेरोड निक पर नजर रखता है, जिसे अंतिम संस्कार गृह के कर्मचारी को लेने के लिए सामने के गेट पर जाने के लिए मजबूर किया जाता है। गी इस बीच मुर्दाघर का नेतृत्व करता है, जहां वो एक बार फिर असहज होने लगता है। लॉबी में निक अंतिम संस्कार गृह के कर्मचारी को अंदर आने देता है और एक इलेक्ट्रिक क्रेन का उपयोग करके शवों को लोड करना शुरू कर देता है। किट काफी खुश मूड में लगता है और ये स्पष्ट है कि उसने थोड़ी शराब पी है। वो काफी बातूनी है और बिना सोचे समझे लॉबी में घूमने लगता है। निक इस अवसर का उपयोग जानबूझकर अपनी उंगली काटने और एक चादर पर एसओ संदेश लिखने के लिए करता है, जो एक शव को ढक रही है। दुर्भाग्य से जब किट शरीर लेने आता है तो उसके हाथ में शराब की एक फ्लास्क होती। वो गलती से थोड़ा सा अल्कोहल कवरिंग पर गिरा देता है, जिससे एसओ संदेश मिट जाता है। ये बदमाशों के लिए एक क्रिसमस चमत्कार है। डॉक्टर को अब उस आदमी को जाने देना पड़ता है जो इस गंभीर स्थिति से बाहर निकलने में उसकी मदद कर सकता था। मुर्दाघर में वापस ली अपनी मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग जे को बेहोश करने के लिए करती है। फिर वो उसकी बंदूक चुरा लेती है और लॉबी की ओर निकलती है। इस बीच हेरोड भी अपने भाई और बंदी की जांच करने के लिए उस जगह की ओर जा रहा है, लेकिन ली उसे पहले ही देख लेती है और उसके पेट के हिस्से में एक गोली मार देती है। ठग तब फर्श पर गिर जाता है, जिससे उसे भागने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। थोड़ी देर बाद ली उस लैब में पहुंचती है जहां निक वर्तमान में रिची द्वारा बंधक बनाया जा रहा है। वो तुरंत अपनी बंदूक ठग पर तानती है और उसे अपना हथियार छोड़ने के लिए कहती है। निक अपना फोन भी ले लेता है और 999 डायल करता है, जो हांगकांग की आपातकालीन सेवाओं का नंबर है। दुर्भाग्य से उनकी किस्मत एक बार फिर साथ नहीं देती, क्योंकि जे और हेरोड दोनों लैब में पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि बाद वाले ने केवलर वेस्ट पहना हुआ था, जिसने उसे गोली लगने से बचने में मदद की। जे दूसरी ओर घायल है, लेकिन पूरी तरह होश में है। ठग तब डॉक्टर को 999 कॉल काटने के लिए मजबूर करते हैं, इससे पहले कि वो एक शब्द भी कह पाता। हेरोड इतना गुस्सा है कि वो ली के सिर में गोली मारने ही वाला है, लेकिन उसका बॉस उसे रोक लेता है। तुम उसे नहीं मार सकते, वो एक मुख्य किरदार है। इसके बाद दृश्य अचानक बदल जाता है और हम देखते हैं कि निक और ली को अब एनी चांग के शव पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। डॉक्टर ने पहले ही गोली निकाल ली थी, इसलिए अब वो एक विश्वसनीय बहाना बनाता है। वो एनी की पीठ पर एक चीरा लगाता है और घोषणा करता है कि गोली वास्तव में उसके शरीर से होकर गुजरी थी। हालांकि उनकी बातचीत अचानक बाधित हो जाती है जब लैब का इंटरकॉम डिवाइस बजता है। पता चलता है कि 2 पुलिसकर्मी लैब के गेट पर पहुंचे हैं, क्योंकि उन्हें पहले एक 999 कॉल मिली थी। इस बार रिची खुद कमान संभालता है और अपने आदमियों को लैब के कर्मचारियों के रूप में कपड़े पहनने का निर्देश देता है। इससे उन्हें अपने मास्क उतारने और अपनी असली पहचान प्रकट करने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। शुरू में सब कुछ ठगों के लिए ठीक लग रहा होता है, क्योंकि वे पुलिस को लैब में घुमाते हैं। रिची आत्मविश्वास से उन्हें बताता है कि सब कुछ ठीक है, जबकि जे डॉक्टर और लैब सहायक को सामान्य रूप से व्यवहार करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन चीजें तब बिगड़ने लगती हैं जब एक पुलिसकर्मी पास में कांच के टूटे हुए टुकड़ों के साथ एक बुलेट शेल देखता है। अचानक गतिविधि में दोनों पुलिसकर्मी निक और हेरोड पर अपनी बंदूकें तान देते हैं। वे निश्चित नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें कुछ गड़बड़ होने का संदेह है। एक पुलिसकर्मी निक से सवाल करना शुरू कर देता है, जब अचानक हेरोड भी अपनी बंदूक निकाल लेता है। जल्द ही पूरी लैब में अराजकता फैल जाती है। हर दिशा में कई गोलियां चलाई जा रही है। रिची उस जगह से भागने में सफल हो जाता है, जबकि उसके आदमी पुलिस के साथ हाथापाई में लगे रहते हैं। अंततः ठग अपने विरोधियों को हरा देते हैं और हेरोड पुलिसकर्मियों को मार डालता है। लेकिन जल्द ही निक शव लोडिंग क्रेन का उपयोग हेरोड का गला घोंटकर उसे मारने के लिए करता है। इससे ली को भागने का मौका मिल जाता है, जबकि निक ठगों को विचलित करने के लिए पीछे रहता है। थोड़ी देर बाद रिची लैब में लौटता है और देखता है कि उसका एक आदमी मारा गया है। वो जे की मदद से डॉक्टर को बेरमी से पीटता है और उसके हाथ बांध देता है। वे तब उसे लॉबी में ले जाते हैं और उसे कांच के टूटे हुए टुकड़ों के ठीक ऊपर रख देते हैं। इसके बाद जे मुर्दाघर में दाखिल होता है, क्योंकि उसने ली को उस कमरे की ओर भागते हुए देखा था। पता चलता है कि वो वास्तव में ऊपर वाले बंकर में एक मृत शरीर के रूप में छिपी हुई है। क्रोधित जे तब यादृच्छिक लाशों पर गोली चलाना शुरू कर देता है, जबकि उसका बॉस अन्य संभावित कमरों की जांच कर रहा है। अचानक ली अपने बंकर से कूदती है और जे पर हमला करती है, जो पहले पुलिस के साथ हुई झड़प में गंभीर रूप से घायल हो गया था। वो अपनी बची हुई सारी ऊर्जा का उपयोग उसे पीटने के लिए करती है और अंततः उसे एक धातु की शेल्फ के नीचे फंसा देती है। इसी तरह लॉबी में निक बिल्कुल अकेला है और अपनी कलाई के चारों ओर बंधी जिप टाई को काटने के लिए कांच के एक टुकड़े का उपयोग करता है। वो जल्दी से ली से जुड़ जाता है और दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। इसके बाद वे ठगों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की एक योजना बनाते हैं। वे लैब के सेंट्रल ऑफिस में जाते हैं, जहां निक पूरी इमारत के इंटरकॉम डिवाइस पर कब्जा कर लेता है।
वो अपनी थ्योरी के बारे में बात करना शुरू कर देता है कि ठगों ने एनी चांग को कैसे मारा। उसकी आवाज लैब के सभी कोनों में रखे कई इंटरकॉम स्पीकरों में गूंजती है। एक फ्लैशबैक दृश्य में हम देखते हैं कि रिची, हेरोड और जे एक अमीर थाई तस्कर और हांगकांग स्थित डीलर के बीच एक ड्रग डील की रखवाली कर रहे थे। उन्हें डीलर द्वारा ड्रग्स की तस्करी और वितरण की ओर आंख बंद करने के लिए नियमित रूप से रिश्वत दी जाती थी। एनी चांग, जो डीलर की प्रेमिका थी, उस बेडरूम में इंतजार कर रही थी। जो डील हो रही थी उसके ठीक बगल में सब कुछ ठीक लग रहा था, जब तक कि थाई तस्कर बेहद ऊंची कीमतों की मांग करने लगा। चूंकि सभी लोग ड्रग्स और शराब के नशे में थे, इसलिए मामला पूरी तरह से गोलीबारी में बदल गया। डीलर, जो गंभीर रूप से घायल है, और एनी, जो पास की एक अलमारी में छिपी हुई थी, को छोड़कर सभी मारे गए। हंगामा सुनकर तीनों पुलिसकर्मी, रिची, हेरोड और जे कमरे में दाखिल हुए, केवल पूरी तरह से अराजकता देखने के लिए। उन्होंने पैसे से भरा एक मोटा बैग देखा और तुरंत डीलर की गर्दन तोड़कर उसे हमेशा के लिए मार डाला। हालांकि रिची ने बेडरूम में एनी की सिसकियां सुनी और बिना सोचे समझे उसे छाती के ठीक नीचे एक गोली मार दी। इससे वो तुरंत मर गई और भ्रष्ट पुलिसकर्मी को जल्द ही एहसास हुआ कि उसने अपनी सर्विस गन का इस्तेमाल उसे मारने के लिए किया था। यही मुख्य कारण है कि तीनों लैब में आए थे, ताकि वे अपने अपराध के सभी निशान मिटा सके। वर्तमान में वापस रिची डर जाता है कि डॉक्टर की थ्योरी कितनी सटीक है। वो इंटरकॉम स्पीकरों में से एक को देखता है और देखता है कि डॉक्टर सेंट्रल ऑफिस से बोल रहा है। जो उसे नहीं पता वह यह है कि निक और ली ने उसके लिए एक जाल बिछाया है। इसके कुछ देर बाद बदनाम पुलिसकर्मी अपनी बंदूक ताने सेंट्रल ऑफिस पहुंचता है। वो सावधानी से अंदर कदम रखता है। पूरी तरह से अनजान की ली ने फर्श पर बेहद ज्वलनशील पाउडर बिखेर दिया है। वो पास से एक डेस्क के पीछे छिपकर देख रही है। जैसे ही रिची पाउडर पर कदम रखता है, वो फर्श पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भरी एक फ्लास्क गिरा देती है। ठग के पैर तुरंत आग की लपटों में घिर जाते हैं और वो पास के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इससे केवल उसकी कयामत की पुष्टि होती है, क्योंकि निक ने कार्यालय के ओवन में एक अस्थिर पदार्थ रखा था। अब अग्निशामक यंत्र से तेजी से फैल रही गैस के साथ पूरा कमरा लगभग 4 मिनट में फट जाएगा। जब ठग अपने पैरों को बचाने में व्यस्त है, ली डॉक्टर की ओर चुपके से जाने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से रिची उसे देख लेता है और उस पर अपनी बंदूक तान देता है। इससे निक को छिपने से बाहर आने और ठग पर कूदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है, क्योंकि दोनों आदमी कार्यालय में एक दूसरे को इधर उधर फेंकते और मारते हैं। तभी अस्थिर पदार्थ अग्निशामक यंत्र से गैस के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप विस्फोट रिची को कमरे से बाहर निकाल देता है, जबकि डॉक्टर और लैब सहायक एक डेस्क के पीछे छिप जाते हैं। इसके बाद ठग धीरे धीरे अपने पैरों पर वापस आ जाता है, उसकी बंदूक तनी हुई। निक और ली भी अपनी होश में आ जाते हैं, केवल ये देखने के लिए कि खलनायक उन पर निशाना साध रहा है। सब कुछ बर्बाद होता हुआ दिखता है, जब तक कि निक अपनी जेब से एक गोली नहीं निकालता। रिची को एहसास होता है कि ये वही सबूत है जिसके लिए वो लैब में आया था। अचानक निक गोली को रिची की दिशा में फेंकता है और बाद वाला उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ठग को एहसास नहीं होता कि वो कार्यालय की बालकनी के किनारे पर खड़ा है। गोली पकड़ने की हताशा में वो नीचे फर्श पर गिर जाता है और अपनी चोट के आगे घुटने टेक देता है। दूसरी ओर निक और ली उस कार्यालय से कूद जाते हैं, इससे पहले कि पूरी जगह आग की लपटों में घिर जाए। फिल्म तब समाप्त होती है जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और हम देखते हैं कि निक और ली दोनों जीवित हैं। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।